नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। आज बात करेंगे संजय सिंह की। दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ बहुचर्चित है, उसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जो था उसमें संजय सिंह की गिरफ्तारी ईडी ने कर ली है। अब इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में तमाम चर्चाएं हो रही हैं, सोशल मीडिया पर तमाम चर्चाएं हो रही हैं और विपक्ष एक सुर में यही कहने की कोशिश कर रहा है कि सरकार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है और उसी का नतीजा है कि संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आम आदमी पार्टी के दो नेता पहले से ही जेल में है। उप मुख्यमंत्री जो रहे दिल्ली के सिसोदिया साहब, वो इसी मामले में जेल के अंदर हैं। तो अब आगे क्या होगा, इस गिरफ्तारी के क्या मायने हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी वरिष्ठ हमारे बीच है। संजीव जी, किस तरह से देखा जाए इस गिरफ्तारी को? और संजय सिंह ने जब वीडियो जारी करके ये कहा कि मोदी जी 2024 का चुनाव बुरी तरीके से हार रहे हैं, गिरफ्तारी उनकी मनी लॉन्ड्रिंग केस में हो रही है और वो कह रहे हैं कि 2024 में मोदी जी हार रहे हैं। देखिए, वो राजनीतिक प्रतिक्रिया है। ये संजय सिंह और तमाम दूसरे नेताओं ने जो दी है गिरफ्तारी के पहले और गिरफ्तारी के बाद। और बड़ा सवाल ये है कि संजय सिंह और उसके पहले मनीष सिसोदिया दोनों बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, और अगर इनकी गिरफ्तारी हुई है और अगर तथ्य है कि इनकी गिरफ्तारी कुछ आधार लेकर के हुई है, तो फिर ये मामला जो है वो यहाँ नहीं रुकता है। क्योंकि जो असली आदेश करने की शक्ति रखने वाली ताकत है वो तो अरविंद केजरीवाल के पास है। तो क्या ये मामला अरविंद केजरीवाल की तरफ बढ़ रहा है? पहला सवाल तो इस गिरफ्तारी के बाद ये सामने आ गया है। दूसरा ये है कि ये सारे मामले ईडी के तहत चलाए जा रहे हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय। आप भी जानते हैं हिमांशु कि जहां तक सवाल है ईडी का, तो ईडी के तहत अगर मामले दर्ज होते हैं तो बाकी कुछ भी हो, बेल होना बहुत मुश्किल होता है। आप देखिए कि 7.5 महीने हो गए मनीष सिसोदिया को, बेल उनका नहीं हुआ है। ये तो बाद में तय होता है कि व्यक्ति दोषी है कि नहीं है। यह भी बाद में तय होता है कि उसे एक्विटल मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन गिरफ्तारी हो और फिर बेल ना हो, यह अपने आप में एक सजा है। और ऐसे में जबकि आप पाते हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जितने भी मामले हैं उसमें कन्विक्शन का जो रेट है, मतलब अंत में दोषी कितने पाए गए, वो मात्र 1% है। मात्र 1%। तो ऐसा लगता है कि 99% लोगों को जो गिरफ्तार किया गया, ट्रायल किया गया, बहुत दिनों तक बेल उनका नहीं हुआ, फिर बेल हुआ, फिर वो मामलों में फंसे रहे, तो कन्विक्शन तो 99% लोगों का हुआ नहीं, यानी कि दोषी नहीं थे 99%। तो आप गिरफ्तार जब कर लेते हैं शक की बिना पर, उसके बाद बेल भी नहीं हो पाता है, तो ये मामला जो है ये कहीं सियासत से प्रेरित तो नहीं है गिरफ्तारी। ये आरोप विपक्ष के द्वारा लगता है, क्योंकि बाकी किसी भी मामले में गिरफ्तार कर ले, यहां तक कि सीबीआई भी अगर गिरफ्तार करती है तो बेल हो जाता है। ईडी ही एक मामला है जिसमें गिरफ्तारी होती है तो बेल नहीं होना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आज की तारीख में जब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, चार्जेस के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये ईडी के द्वारा गिरफ्तार करा करके दरअसल आम आदमी पार्टी के एक मजबूत नेता को अंदर कर दिया गया है ताकि वो सरकार के खिलाफ स्टैंड ले रहा था वो न ले पाए। वहीं दूसरी तरफ ये भी है कि बिना जो आग के धुआं नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं कोई भूमिका है क्या? और अगर भूमिका है तो क्या वो पीएमएलए का मामला है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का मामला है, या फेमा का मामला है, या फिर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट का मामला? यही 3 मामले हैं जिसमें ईडी काम करता है। ये तीनों मामले बनते हैं क्या?
क्योंकि इन तीनों मामलों में अगर गिरफ्तारी होती है ईडी के द्वारा तो फिर बेल होना मुश्किल हो जाता है। तो क्या जानबूझ करके कहीं ईडी ने इन मामलों में गिरफ्तारी तो नहीं दिखाई है? सामान्य मामलों में गिरफ्तारी दिखाई जाती तो बेल हो सकता है, तो बेल ना हो ये भी लक्ष्य होता है क्या? ये तमाम चीजें हैं जो सवाल के तौर पर खुलकर सामने आ गई। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी हो, भगवंत मान जी हो, आतिशी हो, तमाम नेता यही सवाल खड़े कर रहे हैं। जैसे केजरीवाल जी कह रहे हैं संजय सिंह की गिरफ्तारी बिल्कुल गैर कानूनी है और ये मोदी जी की बौखलाहट दर्शाता है। आतिशी भी कुछ यही कह रही हैं कि भाजपा वालों का डर ना जाने उन्हें और कितना गिराएगा। इसी तरह की बातें हो रही हैं। देखिए ये जायज है कि राजनीतिज्ञ जो है वो राजनीतिक प्रतिक्रिया ही देंगे, पर उसका एक आधार है। और फैक्ट ये है कि 2014 के बाद, जब से नई सरकार केंद्र में आई है, 2014 के बाद अभी तक जितने भी केसेस दर्ज हुए हैं राजनीतिज्ञों के खिलाफ, खासतौर पर ईडी के द्वारा, मैं ईडी की बात कर रहा हूं, ईडी के द्वारा जितने भी केसेस राजनीतिज्ञों के खिलाफ 2014 के बाद दर्ज हुए हैं, 95% ऑफ द केसेस जो है वो विपक्षी नेताओं पर है। ये एक फैक्ट है। वो आंकड़ा 90% हो सकता है, बट नॉट लेस देन दैट। तो ऐसा क्या संयोग है, कोइंसिडेंस ऐसा क्यों है कि तमाम की जो मामले हैं ये एक तो दर्ज हो जाते हैं विपक्ष के नेताओं पे, और दूसरे कि एक्विटल भले ना हुआ हो, कन्विक्शन जो है वो इसमें 1% ही रहता है। ये पिछले 5 साल 7 साल के जो आंकड़े हैं वो कह रहे हैं। तो आप पकड़ लेते हैं और कन्विक्शन भी नहीं होता है। मोटे तौर पर अगर आम आदमी को समझना है तो यही समझेगा कि आप ईडी के तहत गिरफ्तार कर लीजिए तो और साल 6 महीना जेल में रख दीजिए और उसके बाद फिर बेल हो जाता है। आदमी का जो मॉरल होता है, जो उसकी नैतिकता होती है, जो उसका परिवार होता है, उसका प्रोफेशन होता है, उसकी अपनी एक वजूद होती है सोसाइटी में, वो सब जब आप 6 साल भर किसी को जेल में रखते हैं तो वो ध्वस्त हो जाती है। मैं उदाहरण देता हूं आपको। महाराष्ट्र के एक पॉलिटिशियन, बहुत से लोगों को, जैसे संजय राउत, वो भी संजय उनको गिरफ्तार कर लिया गया ईडी में गिरफ्तार किया गया और 100 दिन से ऊपर वो रह गए। हाईकोर्ट ने जब बेल देने के बारे में पूछा ईडी से कि भाई आधार क्या है, अरेस्ट का आधार क्या है, उस वक्त आधार ही नहीं दे पाया और हाईकोर्ट ने बेल दे दिया। तो 110 दिन जो भी वो रहे, तो क्या आधारहीन गिरफ्तारी थी? आधार से मुझे याद आया कि ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अभी नाराजगी भी जताई है कि आप लिखित में आधार बताइए। जो आरोपी हैं जिनको आप गिरफ्तार कर रहे हैं, पहले उनको लिखित में बताइए कि आप आधार क्या है, क्यों गिरफ्तारी कर रहे हैं। हाँ, ये एक नई डेवलपमेंट है जो कल यानी कि मंगलवार को ही सामने आई है, जिसमें कि अभी तक मैं क्यों कहता हूं कि बेल होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अमूमन दूसरे केसेस में जैसे कोई कहता है कि ए कहता है कि बी ने चोरी की, तो ए को साबित करना पड़ता है कि बी ने चोरी की। लेकिन इन मामलों में, जिन मामलों में ईडी के द्वारा गिरफ्तारी होती है, उन मामलों में बी को ही साबित करना पड़ेगा कि मैं चोर नहीं हूं। ए को केवल आरोप लगाना पड़ता है। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है बेल प्राप्त करना। बेल प्राप्त करना और भी इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि जो पीएमएलए एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो पहला एक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा मामले दर्ज करता है ईडी, उसमें ये कहा गया है, अभी तक तो यही प्रथा थी कि आपको रिटन में ये नहीं दिया जाएगा कि आप क्यों गिरफ्तार हुए। अब आप डिफेंड किस चीज को करेंगे? बिल्कुल भाई, आपको बताया ही नहीं जाता है कि आप गिरफ्तार किन मामलों में हुए हैं। तो कैसे होता था कि गिरफ्तारी कर ली जाती थी और कागज एक लिख करके पढ़ के सुना दिया जाता था, कहा जाता था ये मामले आप पर बनते हैं। अब आपके दिमाग में अगर वो बातें अट गई, तब तो आप अपने वकील को बताएंगे कि साहब मेरे को
इन मामलों में पकड़ रखा है। लेकिन अगर आप टेक्निकल पर्सन नहीं है, कानून के उतने आप उतनी समझ आप नहीं रखते हैं कानून की, तो फिर आपको पता ही नहीं रहेगा, बहुत दिनों तक तो ये अंदाजा ही नहीं होता है कि मैं पकड़ा किस में गया हूं। तो इसी बात को कल, अच्छा ये बात जब पिछले साल उठाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़ा स्पष्ट कह दिया था कि साहब जो है वो है, ऐसे ही रहेगा। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कह दिया कि भाई जिसे आप गिरफ्तार कर रहे हैं उसे एफआईआर जैसे होता है सामान्य केसेस में, ईडी के मामले में होता है ईसीआईआर। तो जो ईसीआईआर है उसकी कॉपी अगर आप नहीं देंगे उनको, तो पता कैसे चलेगा कि उसे डिफेंड क्या करना है, वो किस मामलों में गिरफ्तार हुआ है। तो ये मस्ट कर दिया और इसी आधार पर बेल दे दिया कि उन्हें ईसीआईआर की कॉपी नहीं दी गई थी। तो बड़ा सख्त मामला है। तो थोड़ी सी एक लिबरल कल बात सामने आई है। एक तरह से कहा जा सकता है कि ईडी को एक झटके की तरह था, क्योंकि अभी तक तो वो इस तरह से करते नहीं थे। अब तो इसके बाद आप मान करके चलिए कि थोड़ा सा आसानी होगा, लेकिन फिर भी बेल मिलना बहुत मुश्किल होता है। जहां तक पीएमएलए का केसेस होता है, ईडी के द्वारा गिरफ्तारी होती है। इसीलिए राजनीतिज्ञ कहते हैं कि बिना आधार के गिरफ्तार कर लेते हैं, महीनों महीने रख देते हैं जेल में, फिर छोड़ते हैं तो इनका काम सध जाता है। कोई चुनाव बीत जाता है, कोई हमारे ऊपर आप ऐसा आरोप लगा देते हैं कि जनता में छवि खराब हो जाती है। तो ये सब कुछ चुनावी है। नहीं, वो तो आंकड़े भी कहते हैं। मोदी सरकार 2.0 में सबसे ज्यादा केसेस दर्ज किए गए, लेकिन कन्विक्शन कितनों पर है, इसको लेकर सवाल पूछा जाता है। 17-18 साल में 55-5600 केसेस दर्ज किए, आपने कितने केसेस में कन्विक्शन किया है, कोई बताने को तैयार नहीं। मतलब आंकड़े ही ऐसे हैं कि ईडी खुद ही अपने आप में मुंह छिपाए। लेकिन क्योंकि राजनीतिक बात हो रही है, इंडिया गठबंधन इस गिरफ्तारी को ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मोदी सरकार कहीं ना कहीं किसी दबाव में है, जो इंडिया गठबंधन बना है। और यही वजह है कि केजरीवाल जी भी इस बात को जिक्र कर रहे हैं कि चुनाव तक ये कई और विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करेंगे। या फिर मनोज झा जी कहते हैं कि जो डर गया वो मर गया। अब देखिए, दो बातें हैं। एक तो है कि मामला जहां सुई लगाना चाहिए वहां तलवार लगा दिया जा रहा है। ये एक पक्ष हो सकता है कि जहां सजा इतनी मिलनी चाहिए उसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके राजनीतिक इस्तेमाल एजेंसियों का करके फंसाया जा रहा है अपने राजनीतिक दुश्मनों को। ये एक आरोप हो सकता है। लेकिन हकीकत देखिए ये भी है कि जो संजय अरोड़ा है अभियुक्त, जो अब सरकारी गवाह बन गया है शराब घोटाला मामले में, तो उसने ये बात कही है कि मेरी मुलाकात मुख्यमंत्री निवास पर संजय सिंह ने मुख्यमंत्री से करवाई। भाई मुख्यमंत्री के पास कोई यूं ही तो जा नहीं सकता है, कोई ना कोई तो मुलाकात करवाएगा। उस आर्ग्यूमेंट को रिफ्यूट नहीं किया गया है, मुलाकात करवाई। दूसरा पॉइंट है कि इस मुलाकात के बाद मैंने 32 लाख रुपए पार्टी को दिए मैंने, और इसकी जानकारी मनीष सिसोदिया को है। अब 32 लाख रुपए जो दिए गए हैं वो चेक से दिए गए हैं, तो यानी कि मनी ट्रेल है। आप स्थापित कर सकते हैं कि यहां से पैसा निकला और यहां चला गया। तो ये बात मैं मानता हूं कि बेनिफिशियरी जो है वो इस केस में संजय सिंह नहीं है या सिसोदिया नहीं है, पैसा उनके खाते में नहीं आया है, पार्टी को गया है, आम आदमी पार्टी को गया है। तो आप जैसे सिसोदिया के मामले में आज वकील कह रहे थे सिसोदिया की तरफ से कि साहब जब फायदा इन्होंने लिया ही नहीं है, मनी ट्रेल सजेस्ट ही नहीं करता है, तो आप इनके ऊपर पीएमएलए का कैसे बना रहे हैं? पीएमएलए में तो मनी लॉन्ड्रिंग होता है, तो जब मनी इनके पास आया ही नहीं है तो लॉन्ड्रिंग कैसे? तो फिर किस बात की लॉन्ड्रिंग? तो क्या आप कर रहे हैं? आप इन्हें बेल नहीं दे रहे हैं। वही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने फिर सरकारी वकील से भी पूछा है आज कि आप बताइए कि जब लाभार्थी जो है वो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसको तो आप इस केस में मुद्दालय नहीं बना रहे हैं, है ना?
और आप इनका बेल रोक रहे हैं कि भाई इनको पता था। आज फिर से एक गिरफ्तारी हो गई संजय सिंह की, इन्होंने मिलवाया था, यही तो चार्ज बनेगा ना। तो हो सकता है कि पीएमएलए के तहत चार्ज न बने या जबरदस्ती बना दिया गया हो, लेकिन क्या कोई ऐसा मामला घटित हुआ था जो नियमावली से जरा हटकर है? किस हैसियत से किसको किससे मिलाया जा रहा था? ये सारे सवाल हैं जिनका कि उत्तर आम आदमी पार्टी को देना पड़ेगा। बहुत अच्छी एक्साइज नीति आपने बनाई, फिर विड्रॉ क्यों कर लिया? बिल्कुल, बहुत अच्छी हो सकती है कि आपकी एक्साइज नीति थी, लेकिन आपने ही विड्रॉ किया उसको। दूसरा ये कि आज की तारीख में सिसोदिया 7.5 महीने से बंद है। एक तथ्य है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको उनके मामले को इस काबिल नहीं समझा है अभी तक बेल दे दे। हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है बेल। तो कुछ तो है जो कि जिसकी पर्दादारी है, कुछ बात है। क्या क्या वो बात है, उसको साबित करना पड़ेगा और शायद इसी पार्टी को। और शायद यही वजह है कि मनोज तिवारी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अगला नंबर केजरीवाल जी का है। मनोज तिवारी और बाकी के नेता तथ्यों के जानकार नहीं है। वो उनके साथ ये रहता है कि उनको पॉलिटिकल बोलना है। नहीं, अब देखिए ना, धीरे धीरे करके पार्टी के कई नेता अंदर हो रहे हैं। हाँ, दो तो मंत्री वो चले गए, संजय सिंह सांसद हैं, बहुत से सहयोगी, हाँ, बहुत सारे सहयोगी। और अब क्या अरविंद केजरीवाल जी पर तलवार लटक गई है? सोशल मीडिया पर भी लोग यही सवाल कर रहे हैं कि अगला नंबर किसका होने वाला है? जाहिर है कि जिनसे मिलाया गया था और जिनके आश्वासन के बाद पैसा दिया गया था, और ये एक ऐसा मनी ट्रेल है जो कि जिसका की फुटप्रिंट है, जो कि एक अकाउंट से निकलता है दूसरे अकाउंट में जाता है। पेमेंट तो बिना उसके भी होती है ना, बिना चेक के भी होती है, और बिना डिजिटल उसके बगैर भी तो पेमेंट हो सकती है ना। इसीलिए तो पीएमएलए का केस लगाया जाता है कि आपने कहीं बाहर पैसा लिया, उसको अंदर आपने लाया। पीएमएलए के देखिए केसेस होते हैं ऐसे कि ब्लैक मनी है, उस ब्लैक मनी को पहले बाहर ले जाया जाता है, फिर उसको टुकड़ों टुकड़ों में काट करके उसकी डिफरेंट शेल कंपनीज के जरिए उसको वापस व्हाइट मनी के तौर पर देश में लाया जाता है। वो सब मामले हैं कि नहीं है, ये देखना होगा इस पूरे प्रकरण में। लेकिन केस तो है, तो ऐसे में इशारा तो चीफ मिनिस्टर की तरफ हो रहा है, पर इशारा कितना दमदार है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर जैसे पोस्ट पर हाथ रखने के लिए आपके पास बहुत पुख्ता सबूत होने चाहिए। अब तो कल पता चलेगा जब कोर्ट में बताया जाएगा कि संजय सिंह के खिलाफ उन्हें मिले क्या दिन भर की छानबीन के बाद। क्योंकि अभी तक मनीष सिसोदिया के मामले में भी पैसा यहां उन्होंने रख रखा है और इतना पैसा रख रखा है, ये नहीं स्टैब्लिश हो पाया। बिल्कुल, अभी उनके बैंक खाते और कहां नहीं चेक हो गया, या फिर दफ्तर प्राप्त पैसे से उन्होंने ये खरीदा है, ये बिल्डिंग खरीदी है। आप देखिए कि अधिकार, अगर इल गॉटन मनी, अगर गलत तरीके से पैसा प्राप्त करके कोई बिल्डिंग खरीद ली जाती है, तो ईडी को अधिकार है वो बिल्डिंग भी सीज कर लेती है। तो अभी तक ये सब मामले तो आए नहीं, पैसा ही नहीं स्टैब्लिश हो पाया है। तो इसीलिए संजय सिंह के मामले में उनको क्या मिलता है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि संजय सिंह राजनीतिक रूप से बहुत मुखर थे। बिल्कुल, उनकी सदस्यता भी अभी सस्पेंडेड एमपी है वो। मणिपुर के मामले पर आपको याद होगा, सेशन में बेचारे पेड़ के नीचे बैठे रहे। बहुत जबरदस्त उन्होंने मामला उठाया था मॉनसून सत्र में मणिपुर का, फिर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। सबों की सस्पेंशन वापिस हो गई, बहुत से लोग किए गए थे, उनकी सस्पेंशन वापिस नहीं हुई है। तो राजनीतिक रूप से वो सरकार के खिलाफ थे, बीजेपी सत्ता के खिलाफ थे, ये बात तो सच है, ये इतना तो कहा जा रहा है। पर क्या यही एक वजह है, या फिर कुछ तथ्यात्मक भी प्राप्त हुआ है? और क्या तथ्यात्मक इतना बड़ा प्राप्त हो गया है कि एक सिटिंग एमपी को आपने गिरफ्तार किया है तो कोई बात होगी? और अब जो आप कह रहे हैं कि इशारे मुख्यमंत्री की तरफ जा रहे हैं, बिना कोई तथ्य के बहुत आसान नहीं होगा हाथ डालना। चलिए देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अगर हमारा मानना तो यही है कि अगर किसी ने कुछ भी गलत किया है तो उसकी सजा मिलनी चाहिए। हाँ, और ये साबित भी होना चाहिए कि जो मामले दर्ज किए गए हैं वो मामले उस
धाराओं के हैं, जैसे पीएमएलए का मामला है, बिल्कुल है। अब देखिए, एक एक 3 केसेस होती हैं, जैसा कि हम लोगों ने बात किया, जिस पर ईडी काम करता है। एक होता है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। फ्यूजिटिव मतलब जो भाग जाते हैं, पैसे लिया बैंकों से, उस पैसे को बाहर भेज दिया और फिर खुद भी बाहर भाग गए। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो बैंकों से पैसा लेकर के बाहर भागे हैं, बाहर में हैं अभी। उन पर कार्रवाई कितनी हुई है, क्या हो रही है कार्रवाई उन्हें लाने की, उनके कितने एसेट्स यहाँ पर फ्रीज किए गए हैं? नहीं तो उसके लिए एक शब्द है ना, मोदी है तो मुमकिन है, बस हो गया, इससे ज्यादा नहीं होता आप है। देखिए, राजनीतिक तौर पर आपके पास क्या है, अथॉरिटी है। अथॉरिटी का इस्तेमाल जो है वो आपके हाथ में है। तो क्या आप राजनीतिज्ञों को पकड़ते हैं एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के या एक पर्टिकुलर गठबंधन के, जैसा कि इंडिया अलायंस कह रहा है, या फिर आपका इवन नजर है? क्योंकि फिर से लोग उदाहरण देने लगते हैं और फिर से वो मुकुल रॉय का उदाहरण आता है, हेमंत बिस्व शर्मा का उदाहरण आ जाता है, हसन मुशर्रफ का उदाहरण आ जाने लगता है। अब देखिए नवाब मलिक को 2 साल अंदर रह गए, बिल्कुल, फिर बेल हो गया। आखिर कोई वजह थी ना, किसी आधार पर बेल हुआ ना। बेल कैसे हो गया? जब उनके ऊपर चार्जेस अगर संगीन है तो बेल नहीं होता है। तो फिर ये जो 2 साल बिताए गए, अब वो व्यक्ति बेल होने के बाद आपने देखा होगा कि वो एकदम पर्दे से बाहर है, वो कुछ बोल ही नहीं। अच्छा, जांच एजेंसियां भी जो एक होता है ना कि आप इस नैरेटिव पे काम कर रहे हैं या फिर आप संदिग्ध निगाहों से देखे जाते हैं, ये भी एक देश के लिए बड़ी गलत बात है। क्योंकि फिर अगर जांच एजेंसियों से सरकार पर एक बार विश्वास ना हो तो सरकार 5 साल बाद चेंज हो जाएगी, लेकिन अगर एजेंसियों पर इस तरह का अगर आक्षेप लगे या फिर वो इस तरह से नजर आने लगे, एक नैरेटिव वो क्रिएट होने लगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये भावना नहीं आनी चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। और ये अगर आता है तो फिर विश्वास डोलता है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सरकारें तो कल आएंगी, हाँ, जाएंगी, अटल जी कहा करते थे। ये जो एजेंसीज हैं, जैसे सीबीआई है, ईडी है, पुलिस है, इन जनरल जुडिशरी है, इन सबों पे वो विश्वास नहीं हिलना चाहिए। पत्रकारों के ऊपर भी एक्शन हुए हैं। नहीं, वो कह रहे हैं, ये अभी कहा उन्होंने, तेजस्वी कह रहे हैं कि कल पत्रकारों पर कार्रवाई हुई। अब आज जो है संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो अमूमन सरकार से बहुत क्रिटिकल होकर के सवाल करते हैं। तो क्या वो पक्ष है या कुछ और है? मतलब वो जो बात आप कह रहे हैं ना कि यू शुड नॉट ओनली बी नॉट डाउटेड, आपके ऊपर शक किया जाए, एजेंसीज के संदर्भ में कह रहा हूं कि आपके ऊपर शक न किया जाए, यही नहीं होना चाहिए। आप शक से परे हो, बिल्कुल, आप ऐसे हो कि शक से परे हो, आप उसके रेंज में नहीं होना चाहिए। शक पर आप पर किया जाए या न किया जाए, ये नहीं होना चाहिए। यू शुड बी अबव डाउट। ये कैरेक्टर होना चाहिए एजेंसीज का। क्योंकि जैसा कि आपने कहा, सरकारें बदलेंगी, आएंगी, जाएंगी, आप तो स्थायी है। इतिहास में दर्ज होता है कि आपने तब क्या किया था, सबको याद रहता है कि व्हाट यू डिड देन। और ऐसे में जरूरी है कि जो भी एक्शन हो, इट शुड बी सपोर्टेड बाय फैक्ट्स। अगर मान लीजिए कि उनके ऊपर मजबूत फैक्ट्स हैं तो फिर जायज है कार्रवाई। बिल्कुल, हम किसी को ग्रीन फ्लैग या रेड फ्लैग नहीं दिखा रहे हैं, हम सीधा ये कह रहे हैं कि जिसने गलत किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। लेकिन फिर वही होता है कि कन्विक्शन कितने लोगों का हुआ अभी तक, और क्या ये भी एक प्रेरित कार्य है जो कि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार की तरफ से कराया जा रहा है? क्या पपेट की तरह इस्तेमाल करने वाली बातें जो सालों पहले कही गई थी, क्या वो आज भी जिंदा है और आज भी वही काम हो रहा है? ये सारे सवाल रहेंगे। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।